जादुई फ्रॉक के खेतों का जादू। राजस्थान के एक छोटे से गांव में दीनदयाल नाम का एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। दीनदयाल बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। वह हर किसी की मदद किया करता था। उसके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। दीनदयाल की 2 बेटियां थी, स्वरा और रागिनी। दीनदयाल ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। दीनदयाल की दोनों बेटियां अब शादी के योग्य हो गई थी। दीनदयाल एक दिन अपनी दोनों बेटियों से बोलता है, बेटा, तुम दोनों को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं। सुना है बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं। दोनों भाई में आपस में बहुत प्रेम है। एक तो विलायत से पढ़ा हुआ है। अगर उन दोनों भाइयों से तुम्हारी शादी हो जाती है फिर तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। पिताजी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमें अभी कोई शादी नहीं करनी है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, दीदी ठीक कह रही है, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों की शादी हो गई फिर तो आप यहाँ अकेले रह जाएंगे ना पिताजी। अरे पगली, ऐसा हुआ भला? बेटियों को तो अपने घर एक दिन जाना ही पड़ता है। तुम मेरी फिक्र मत करो। आखिर क्यों ना करे, सारी जिम्मेदारी क्या आपकी बनती है? हमारा कोई फर्ज नहीं। हम दोनों ने फैसला किया है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ पिताजी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद दीनदयाल कहते हैं, ठीक है, तुम लोगों की अगर यही इच्छा है तो मैं इन दोनों लड़कों से बात कर लेता हूँ। मैं उन्हें बोल दूंगा कि उन्हें घर जमाई बनकर मेरे साथ ही रहना होगा। आखिर मेरा इतना बड़ा व्यापार है, वो दोनों यहाँ पर रहकर मेरा व्यापार भी संभाल लेंगे। अगले ही दिन दोनों भाई राजीव और अनिल दोनों बहनों को देखने के लिए दीनदयाल के घर पहुँचते हैं। राजीव बहुत ही सीधा और मेहनती लड़का था, वहीं अनिल चालाक और कामचोर था। दोनों भाइयों को स्वरा और रागिनी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। मुझे स्वरा बहुत पसंद है और मुझे रागिनी पसंद है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब से तुम शादी कर कर मेरे घर में रहकर मेरा कारोबार संभालोगे। ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। और फिर बहुत ही धूमधाम से दीनदयाल अपनी दोनों बेटियों की शादी राजीव और अनिल के साथ कर देता है। राजीव बहुत ही मेहनती था। उसने बहुत ही जल्दी दीनदयाल का सारा कारोबार संभाल लिया। एक बार दीनदयाल काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है। वो अपने दोनों बेटियों को बुलाता है, बेटा, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया। मैं चाहता हूँ जमीन का हिसाब किताब कर कर बंटवारा कर दूं। नहीं पिताजी, बंटवारे की क्या जरूरत है, हम सब मिलकर साथ ही रहेंगे। जी पिताजी। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। कुछ ही दिनों में दीनदयाल की मृत्यु हो जाती है। दीनदयाल की मृत्यु के बाद अनिल बंटवारे की बात करने लगता है। हमें लगता है कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं सारा काम अकेला ही करता रहता हूँ। कोई बात नहीं छोटे, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। मैं नहीं चाहता घर में बंटवारे को लेकर कोई बहस हो जिससे पिताजी की आत्मा को ठेस लगे। अनिल बड़े ही चालाकी से बंटवारा करता है। अनिल फैक्ट्री, बंगला, गाड़ी सब कुछ खुद रख लेता है और राजीव और स्वरा को सिर्फ वो गांव का बंजर जमीन और एक छोटा सा फार्म हाउस दे देता है। राजीव अपने छोटे भाई से कुछ भी नहीं कहता और वो अपना सारा सामान बांधकर अपनी पत्नी स्वरा के साथ फार्म हाउस पे रहने के लिए चला जाता है। स्वरा भी अपने सामान के साथ अपने पिताजी की एक तस्वीर लेकर वहाँ से चली जाती है। अजी, आखिर हम इतने छोटे से फार्म हाउस में कैसे रहेंगे? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आखिर वो आपका छोटा भाई है। सब कुछ तो उसने अपने पास रख लिया, फैक्ट्री, बंगला, गाड़ी। अब हम यहाँ क्या करेंगे? कैसे कमाएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो स्वरा, मैंने एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया है। मैं इस बंजर जमीन पर खेती करूँगा। यह सुनकर स्वरा अपना सर पकड़ लेती है और अपने पिताजी के तस्वीर के सामने खड़ी होकर खूब रोती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी, देखिए ना, आपके जाने से हमारी क्या हालत हो गई है।
और ये कह रहे हैं ये इन बंजर जमीन पर खेती करेंगे। अब इनको कौन समझाए। इनके भाई ने हमारे हिस्से में वह जमीन दी है जिस पर हजारों वर्षों से कुछ भी नहीं उगा है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई पिताजी। स्वरा रो ही रही थी कि तभी उसके पिताजी के तस्वीर से एक लिफाफा गिरता है जिसमें कुछ बीज के साथ एक चिट्ठी रखी होती है। स्वरा चिट्ठी को पढ़ती है। यह जादुई फ्रॉक का बीज है बेटी। इसे बंजर से बंजर जमीन पर भी उगाया जाता है। इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। यह पढ़कर स्वरा खुशी से झूमने लगती है। राजीव भी उस चिट्ठी को पढ़कर हैरान होता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? यह बात पिताजी की चिट्ठी में लिखी है, इसलिए यह सच है। राजीव और स्वरा ने मिलकर उस बीज को पूरे बंजर जमीन पर बो दिया और सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब स्वरा की आंख खुलती है तो खेत का दृश्य देखकर उसे यकीन ही नहीं होता। अजी सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया भाग्यवान, सब ठीक तो है? यह देखो, खेत में अनाज की जगह कैसे रंग बिरंगे फ्रॉक ही फ्रॉक नजर आ रहे हैं। हाँ स्वरा, तुमने ठीक कहा था। चलो अब इन सभी फ्रॉक को तोड़कर बेचने चलते हैं। स्वरा और राजीव ने उन सभी फ्रॉक का सैंपल बड़े बड़े शोरूम वाले को दिखाया। सबको उनका फ्रॉक बहुत ही पसंद आया। वह लोग अब फ्रॉक को गांव ही नहीं बल्कि दूर विदेशों में भी भेजने लगे। देखते ही देखते उनके पास हजारों लाखों फ्रॉक का ऑर्डर आने लग गया। वे लोग खेतों में फ्रॉक उगाते और शहरों में सप्लाई करते, जिनसे उन्हें खूब पैसे मिलते। वे लोग उस गांव वालों के लिए उन पैसों से स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री सब कुछ बनवाते हैं। उनका यश पूरे गांव में फैलने लगा। हर कोई उनके फ्रॉक का खेत देख आश्चर्यचकित होता। यह खबर आग की तरह फैलते हुए उसके भाई अनिल तक पहुंच जाता है। यह क्या हो रहा है? मैंने तो उसे इतनी चालाकी से बंजर जमीन और फार्म हाउस दिया था, फिर भी वो लोग इतना सब कैसे कर पा रहे हैं? और उस बंजर जमीन से फ्रॉक की खेती कैसे हो रही है? मुझे खुद जाकर देखना होगा। यह सोचकर अनिल उसी वक्त अपने भाई राजीव और स्वरा से मिलने गांव की तरफ निकल जाता है। गांव पहुंचकर अनिल अपने भाई से कहता है, भैया मेरी मदद करो, मेरी फैक्ट्री बहुत ही घाटे में जा रही है। लगता है भगवान ने मेरे कर्मों की मुझे सजा दे दी है। अब आप लोग ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें भी जादुई फ्रॉक का बीज देता हूँ। अनिल उस जादुई फ्रॉक के बीज को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। घर आकर वह भी राजीव की तरह ही खेतों में उस जादुई फ्रॉक के बीज को बो देता है। अगले ही दिन उसका खेत जादुई फ्रॉक से भर जाता है। यह देखकर अनिल के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वाह क्या दांव हाथ लगा है। कल तक तो फैक्ट्री और बड़ा घर ही मेरे पास था, अब तो मेरे पास जादुई फ्रॉक का खेत है। अनिल यह सोच ही रहा था, तभी उधर से एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा मेरी मदद करो बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बीमारी का बहाना करके लोगों से पैसे मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटा पैसों का इतना घमंड भी ठीक नहीं। जिस दिन तू कंगाल होगा उस दिन तुझे हमारा दुख समझ में आएगा। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी अनिल के पास फैक्ट्री से फोन आता है। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? फोन रखकर अनिल जादुई खेत से जादुई फ्रॉक तोड़ने लगता है। तभी वो सारे फ्रॉक जहरीले सांप में बदल जाता है। अरे यह क्या हो गया? बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। तभी उधर से रागिनी भी आ जाती है। सांपों के बीच अपने पति को देखकर वह भी घबरा जाती है। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से जाकर अपनी बहन और जीजा को बुला के लाओ। भैया मुझे बचा लो भैया, ये सांप मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ पर धरती माता प्रकट होती है और कहती है, जादुई फ्रॉक का बीज मैंने तुम लोगों के पूर्वजों को वरदान में दिया था। आज तक किसी ने इस बीज का गलत इस्तेमाल नहीं किया, पर अनिल इतना लालची हो गया
कि उसने सबको धोखा दिया और झूठ बोलकर इस बीज को हासिल किया। इसलिए सारे फ्रॉग जहरीले सांप में बदल गए और अनिल के फैक्ट्री में आग लग गई। धरती माता से यह सब सुनकर सभी लोग अनिल को बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं, लेकिन अब अनिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह हाथ जोड़कर सबसे अपने किए की माफी मांगता है और फिर सभी मिलजुल कर आपस में एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।